सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा। मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमा है वहीम खान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मशरूब की जिसका जिक्र आते ही हर किसी के जहन में एक ताजगी, एक सुरूर सा दौड़ जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल गलत समझे। जो आप सोच रहे हैं वो वहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ वहाँ तक आप पहुँचे। हम बात कर रहे हैं चाय की। नाज़रीन, चाय के कप का अगर मैं आपके सामने मंजर पेश करूँ तो जिल्लत का बायस उस वक्त बनता है जब चाय पीते हुए कोई शख्स उसके ऊपर मौजूद बालाई सतह पर बालाई को हटाए बिना चाय की चुस्की ले लेता है, क्योंकि उससे होता यह है कि उस बालाई का एक छोटा सा टुकड़ा उससे जुदा होकर के आपके होठ के निचले हिस्से पर चिस्पा हो जाता है, जो कि बाइसे ज़लालत मेहमान के सामने लगता है। उससे बचने के लिए कुछ लोग अपनी दानाई इस्तेमाल करते हैं और अपनी एक या दो उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए उस बालाई को उठाकर या तो कप के बाहर फेंक देते हैं या फिर कप से जुदाई का सबब शायद वो बालाई बर्दाश्त ना कर पाए, इसलिए उन पर रहम खाकर उसे कप की दीवार से लगा दिया जाता है। अब नाजरीन, सियासत भी कुछ इस चाय के कप की मानंद हो चली है, जिसमें मौजूद कुछ ऐसे कारिंदे भी हैं जिन्हें बालाई की तरह उठाकर दीवार से लगा दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपकी इसलाह करता चलूँ कि मैं उस जमात की बात नहीं कर रहा जिसे हमेशा दीवार से लगाया गया है, जो कि कराची से बिलोंग करती है। हर सियासतदान, हर सियासी पार्टी में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें दीवार से लगाया जाता है, लेकिन पार्टी से निकाल कर बाहर नहीं फेंका जाता ताकि चुस्कियाँ भी इंजॉय कर सकें। अब बात चाय की चल पड़ी थी तो मेरी भी चाय आ गई है, लेकिन मैं थोड़ी देर में पीऊंगा। फिलहाल आपको यह बताना चाहूंगा कि 2 रोज कबल वजीर आजम इमरान खान साहब ने क्या ही कमाल गुफ्तगू की। चाय की प्याली पोशप पोशप, बंगले का ताला टूट गया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो चौहान पकड़ा गया। जी हाँ, आपने सही सोचा, हम फयाजुल हसन चौहान साहब की बात कर रहे हैं। 2 रोज कबल वजीर आजम साहब ने नाश्ते की टेबल पर चाय की चुस्की लेते हुए फयाजुल हसन चौहान को कॉल किया और कहा पिटाई तो खूब हो गई है लेकिन घबराना नहीं है। जिस पर फयाजुल हसन चौहान ने कहा समझ तो गया होगा। नाजरीन, कुछ रोज कबल हमने अपने प्रोग्राम में मुराद अली शाह साहब को मशवरा दिया था कि वो पंजाब की तरह सिंध में भी थानों में मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी लगा दें, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जराइम में जो है वो पंजाब में भी कमी आई थी, सिंध में भी इंशाल्लाह कमी आ जाएगी। लेकिन मुराद अली शाह साहब उससे भी 2 हाथ आगे निकले। उन्होंने तमाम कमिश्नर्स और आला अफसरान के ऊपर मीडिया टॉक करने पर पाबंदी लगा दी है। जी हाँ, और ये सब कुछ हुआ है यूसुफ ठेले वाले के इंकिशाफात के बाद। अच्छा, ये बड़ी एक अजीब और अचंभे की बात है कि पीपल्स पार्टी के साथ ये क्यों होता है। कभी कोई ठेले वाला जो है वो अरबपति निकल आता है, उसका इल्ज़ाम भी पीपल्स पार्टी पे। कभी कोई ठेले वाला जो है वो टारगेट किलर निकल आता है, उसका इल्ज़ाम भी जो है वो पीपल्स पार्टी पे। आखिर ये पीपल्स पार्टी वालों का ठेले वालों से कनेक्शन क्या है? इस पर जब हमने रिसर्च की तो हमें कुछ पता नहीं चला। नादरीन, जब पंजाब में गुल्लू भट्ट ने गाड़ियों की तोड़ फोड़ की तब कसम से मुझे लगता था कि इमरान खान साहब एक रात भी चैन की नींद नहीं सोएंगे उस वक्त तक, जब तक कि वहां के वजीर कानून राना सनाउल्लाह को जेल ना भेज। लेकिन अब गुज़िश्ता दिनों में लाहौर में एक हॉस्पिटल में वकला और डॉक्टरों के दरमियान तसादुम से कुछ लोग हलाक भी हुए और बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई। मैं तब से टीवी लगा के बैठा हूं कसम से कि अब बयान आया एक बेहतरीन किस्म का पैकेज आने वाला है। इमरान खान साहब ने कौम से खुसूसी खिताब कर रहा और कह रहा है देखिए, पुरानी हुकूमतों में जब ऐसे बलवे होते थे उस वक्त वजीर कानून को निकाला नहीं जाता था, इसलिए हमने एक नया पाकिस्तान बनाया, हमने एक नई ट्रेंडिंग सेट करनी है। मैं पंजाब के वजीर कानून राजा बशारत साहब को इसी वक्त पार्टी से इस्तीफा देने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि अपने मनसब से हट जाए और इससे पहले कि मेरी हट जाए प्लीज इस्तीफा दे दें। ऐसा कोई बयान अभी तक नहीं आया। अगर आपकी नजर में आया हो तो प्लीज हमें टैग कर दीजिएगा, हम भी उसे सुन है ना। बेटू, तूने सुना?
नहीं सुना? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, फेसबुक ने जमात इस्लामी के पेज को बैन कर दिया है और हमेशा की तरह एहतिजाज का रास्ता इख्तियार करते हुए जमात इस्लामी ने ट्विटर का इंतखाब किया है और ट्विटर से फेसबुक के खिलाफ एहतिजाजी मुहिम शुरू कर दी गई है। लेकिन हल सिर्फ जमात इस्लामी है। बाद नमाज जुम्मा नुमाइश चौरंगी से तिब्बत सेंटर तक अंग्रेजों की बनाई हुई हर मसनूआत का बाइकआउट करेंगे, अंग्रेजी एशिया का बाइकआउट करेंगे, इंपोर्ट हुई हुई अंग्रेजी एशिया का बाइकआउट करेंगे। लेकिन राना नवीदुल हसन की बनाई हुई फेसबुक पर अपना पेज खुलवाने के लिए एहतजाज होगा। जी हाँ, फेसबुक राना नवीदुल हसन ने बनाई है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, नए पाकिस्तान के बाद यूथियों की जानिब से एक नई कैंपेन चलाई गई और हुकूमत ने उसका भरपूर साथ दिया और वो है डिजिटल पाकिस्तान। जी हां, इस पर बात करने से पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान में दो चीजों का तस्करा जबान ज़दे आम है। एक शुएब की सानिया और दूसरा गूगल की तानिया। जी हां, तानिया इदरीस की हम बात करेंगे, जिन्हें गूगल छुड़वा कर पाकिस्तान में एक आईटी मिशन सौंपा गया है डिजिटल पाकिस्तान बनाने के लिए। लेकिन शायद उनकी डिग्रीज चेक नहीं की गई या फिर बहुत ही अच्छे तरीके से चेक कर ली गई थी। वो एमबीए हैं और मार्केटिंग की फील्ड में काम किया करती थी, गूगल में आईटी एक्सपर्ट नहीं है। अलबत्ता अगर आप उनसे कोई ऐप बनवाना चाहते हैं तो खान साहब, आपके लिए मेरा मशवरा यह है कि उनसे एक ऐप बनाएं जिसका नाम हो यूटर्न। पाकिस्तान में बहुत कामयाब होने वाला है, स्पेशली आप बड़ा प्रमोट करेंगे उसे। आपके तमाम यूटर्न जो है वो ओनली ऑन वन क्लिक। नवाज शरीफ पे आप क्लिक करेंगे, वहां से जितने यूटर्न्स लिए गए वो सब आ जाएंगे। जरदारी साहब पे क्लिक करेंगे, उनके जितने भी यूटर्न्स हैं वो सब आ जाएंगे। उनके सारी डिटेल ऐसे यूटर्न के ऊपर एक ऐप बनवा लें, बेहतरीन। नई मुल्क साहब से कोई ऐप बनवाने को ना कहिए, वो जो ऐप बनाएंगे वो फिर प्रॉक्सी पे खुलेगी। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पाकिस्तानियों के बारे में कहा जाता है कि ये जहां जाते हैं अपनी पहचान वहां जरूर छोड़ आते हैं। जिस पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, याद अगर अपने को रखाना है तो कुछ ऐसा करो कदरदान, जिस गली से गुजरो आवाज आए अब्बा जान अब्बा जान। जी, तो बात कर रहे हैं कि दूसरे मुल्कों में जब पाकिस्तानी जाते हैं तो वहां के रंग में ढल तो जाते हैं, पर अपनापन कभी खत्म नहीं होता। पाकिस्तानी क्रिकेट की एक शर्ट में मलबूस जनाब लंदन में मियां साहब की आयादत करने के लिए गए और क्या खूब साथ में वो 1 दर्जन जूस, 1 दर्जन किन्नू और 1 दर्जन केले लेकर जो गए हैं, उधर आप खुद ही देख लीजिए कि किस हिसाब में आते हैं। यार, अगर ये आपने गलत किया है भाई, उसको पता चला जैसे ही आपको कराची से आया है, पीटीआई का बना के आपने उसे मारना शुरू कर दिया, 2 गली आगे छोड़कर आ जाते आप वहां पर, अगर कराची से आया है तो उसका मरकज तो वही है ना। अच्छा, अब चेंज हो गया है, सॉरी, ठीक है, वो लंदन में ही था ना। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जब तब्दीली का दौर शुरू हुआ और सुनामी आने की आवाज़ें आने लगीं और महकमा मौसमियात ने बताया कि जी इस्लामाबाद में धरना दिया गया है जहां से सुनामी की लहरें बुलंद हो सकती हैं, हमें लगा तब्दीली आएगी। हमने इंतज़ार किया तब्दीली का, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि हम तब्दीली चाह रहे थे हकीकी तौर पर, हकीकी मानों में हम तब्दीली चाह रहे थे। इन्होंने वही पुराने चेहरे उठा के वापस रख दिए, अब वही शक्लें नजर आ रही हैं। अब आप सोचिए खुद ही कि एक तरफ आपको नजर आ रही हैं शीरी मदारी साहिबा, इसे तब्दीली नहीं कहते, तब्दीली इसे कहते हैं जो कि फिनलैंड में हुआ है। वहां की वजीर आजम को देखिए, क्या खुश, मेरा दिल करता है मैं कराची में बैठ के फिनलैंड में वोट दूं। यकीन कीजिए, अगर मुझे मौका मिला मैं ताहयात वहीं पर वोटिंग करूंगा। आप पर्सनैलिटी चेक करें, ऐसी वजीर आजम, मतलब ऐसी वजीर आजम भी होती है। हम तो इन्हें वेबसाइट पे देखा करते थे, मतलब गूगल पे, कि फिनलैंड की वजीर आजम कौन है। हाँ वहीं जी, तो कितनी खूबसूरत वजीर आजम। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बात कर लेते हैं केपीके की। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर दूसरी मरतबा माफ कीजिएगा पीटीआई की हुकूमत आ चुकी है और खैबर पख्तूनख्वा को एक रोल मॉडल आइडियल सूबे के तौर पर बना दिया गया है। वहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद मुख्तार हैं, वहां पर अस्पतालों की हालत बेहतरीन है, वहां पर एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फर्स्ट क्लास, मैट्रिक तक की तो फ्री तालीम कभी ना कभी दे ही देंगे। लेकिन इस वक्त जिस चीज की हम बात करने लगे हैं वो है पेशावर का शेरपाव अस्पताल। जी हाँ, पीटीआई की हुकूमत आने के बाद मौजूदाती तौर पर यहां पर चीजें हो रही हैं। कभी यूएई के शेख आ जाते हैं, कभी सऊदीया का वली अहद आ जाता है, कभी कोई और बड़ी मौजूदाती तौर पर फंडिंग भी आ जाती है। ऐसा ही एक मौजूदा आपको दिखाएंगे इस हॉस्पिटल में जो कि केपीके में वाक़ है। यहां पर
पानी का चश्मा छत से फूट पड़ा। तो नाजरीन, क्यों ना कहें हम सारे मिलकर और झूम झूम करके, साफ चली शफाफ चली, टॉयलेट के पानी को लेकर साथ चली। जी हाँ, अभी अभी पता चला है कि ऊपर टॉयलेट बनाए गए हैं जिनका पानी लीक हो रहा है। बिट्टू सच्ची समझ तो गया होगा। पत्थर क्या मारते हो, पहाड़ मार दो, हम तो यूं ही मर जाएंगे, एक बार आंख मार दो। ये शेख रशीद साहब ने किसी पार्टी के सरबराह से नहीं कहा, बल्कि ये हुआ है एक कॉन्सर्ट के दौरान, जबकि पाकिस्तान का लाडला गुलकार, बल्कि मैं कहूंगा कि एक कोला कंपनी का लाडला गुलकार, ये ज्यादा सही रहेगा, आसिम अजहर, जब वो कॉन्सर्ट कर रहे थे तो एक फैन की जानिब से उन पर टोपी खींच के मारी गई, जिसमें मीडिया ने एक वावेला मचा दिया कि जूता पड़ गया, जूता पड़ गया, और वाह वाह मजा आया, एक और जूता पड़ गया, वाह वाह वाह, ऐसा ही होना चाहिए लोगों के साथ। अली जबर को भी जेल होनी चाहिए, आजम अजहर को भी जूता पड़ना चाहिए। अबे तुम्हारे अब्बा का खाना खा रहे हैं वो, जो इतना अग्रेसिव चल रहे हो, पता तो कर लो। फैन ने भी कह दिया कि कैप थी, आसिम अजहर ने भी कह दिया कैप। आप जूते के पीछे क्यों पड़े हो? आपको पैसे देने वाले लीडरों को अगर जूता पड़ गया है तो इसका यह मतलब नहीं है कि हर किसी को जूता पड़े, ऐसा नहीं होता है। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की रिहाई की खबर सुनकर जियालों में एक खुशी की लहर दौड़ उठी और चील चौक पर जश्न का समा था लियारी में। आइए आपको दिखाते हैं वहां के मनाजिर, जो कि एक मनचले ने हमें रिकॉर्ड करके भेजे हैं। प्लीज नाजरीन, बात कर लेते हैं रशियन की, बाद में करेंगे। हाँ, बात कर लेते हैं रशिया की। ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में रशियन एथलीट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को 4 साल तक के लिए बैन कर दिया गया है। जी हाँ, वैसे तो लोग कहते हैं पाकिस्तानी ऐसे, पाकिस्तानी वैसे, पाकिस्तानी 2 नंबर, पाकिस्तानी 2 नंबर ही करते हैं, पाकिस्तानी क्या 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 अला बला फला छला करते हैं, लेकिन यहां पर आप देखें रशिया बाजी ले गया। जी हाँ, रशिया के खेलों के मैदान में रशियंस अपने आप को नंबर 1 साबित करने के लिए पॉलिटिक्स भी यूज करते हैं और अपनी मोनोपोली भी चाहते हैं हर तरह से। लेकिन जब उनके डोप टेस्ट हुए तो पता चला कि वो जिस्म की ताकत बढ़ाने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और अब उन्हें 4 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, लेकिन इससे मुझे कराची का वो दौर याद आ जाता है जब कराची में रशियंस पर पाबंदी लगी थी। नाजरीन, हमारे वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में शोहरत रखते हैं, मकबूलियत रखते हैं और उनकी पर्सनैलिटी से हर कोई इंस्पायर है। उनके क्रिकेट कैरियर की वजह से भी लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। उनके जो सोशल सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ जो बनाई हैं, उसकी वजह से भी लोग काफ़ी रिगार्ड करते हैं। अब कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि उनकी तकरीरें होती उर्दू में है मोस्टली, लेकिन पाकिस्तानी नहीं सिर्फ, बल्कि पाक चीन दोस्ती को मद्देनजर रखते हुए चीनी भी बड़े गौर से सुनते, बड़े ध्यान से सुनते और हर बात पर अपनी राय कायम करना चाहते हैं। और ये इनकी बातें सुनते सुनते ऐसे मगन हो जाते हैं कि इन्हें किसी चीज का होश भी नहीं होता। अब आप इसी वीडियो में देख लीजिए, ये जनाब जब इमरान खान साहब की तकरीर सुन रहे हैं तो इनका क्या रिएक्शन है। अच्छा, ये भी घबराना नहीं है कि ऊपर इसे याद आया कि भाई मैंने छिलके खा लिए थे, मुझे केला खाना था, क्योंकि घबराना नहीं है। एक ऐसा लाइन बन गई है कि जब ये बात आती है समझ लें उसी वक्त घबराना, उसी वक्त घबराना शुरू करना है जब इमरान खान साहब ने कहना है कि घबराना नहीं, या आप ध्यान रखिए, है ना। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बात कर लेते हैं हैरी पॉटर के सबसे मशहूर और मारूफ किरदार चुड़ैल की। जी हाँ, एक चुड़ैल ने 60 साला जोड़े के सामने एक पेशकश रखी और कहा कि मैं तुम्हारी 2 ख्वाहिशात पूरी कर सकती हूं, एक बीवी करे और एक शौहर, तो मैं दोनों की ख्वाहिशात पूरी कर दूंगी। बीवी ने कहा मुझे वर्ल्ड टूर का बड़ा शौक है, मैं चाहती थी कि दुनिया घूमे, लेकिन पैसे ना होने की वजह से हम नहीं घूम पाए। चुड़ैल ने छड़ी घुमाई और 2 टिकट्स आ गई सामने उन दोनों के लिए वर्ल्ड टूर की, जिस पर शौहर ने थोड़ी चालाकी का इजहार किया और चुड़ैल से कहा मुझे अपने से 30 साला छोटी बीवी चाहिए, यानी एक्सपेक्टिंग 30 years वाइफ। ओ माय गॉड। चुड़ैल ने छड़ी घुमाई और शौहर को 90 साल का कर दिया। एट द एंड मोरल ऑफ द स्टोरी, चुड़ैल भी आखिर एक औरत ही है मेरी, सोच समझ के विश करनी चाहिए। पाकिस्तानी फेमिनिस्ट से दिली गहराइयों के साथ माजरत, लेकिन हकीकत है क्या समझ तो गया होगा। नाजरीन, मुल्क की सूरत हाल को अगर आप देखें, बिलखुसूस सियासी सूरत हाल को, तो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान कौम जो है
वो है पीटीआई का यूथ विंग। जी हाँ, पहले उनके सामने नवाज शरीफ साहब बड़े मजे से टहलते हुए चले गए, उसके बाद अब जरदारी साहब को भी जो है वो रिहाई मिल गई और अनकरीब हो सकता है कि मरियम नवाज भी मियां साहब से मिलने दूर देश चली जाए। अब इस हालत में वो बेचारे करे तो क्या करें, इसलिए उन्होंने सोच लिया है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। आइए देखें किस तरह से वो कह रहे हैं याहू। नाज़रीन, इमरान खान साहब को अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से प्यार है तो वो ना ही उनका क्रिकेट बैट है, ना ही क्रिकेट बॉल है, ना ही बनी गाला है, ना ही कोई शख्स, ना ही कोई फर्द, बल्कि उनका प्यार, पहला प्यार वो है भैंस। जी हाँ, इसीलिए वजीर आजम हाउस में जाने से पहले ही उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि वहां की कैद भैंसों को आजाद करके खुली फिजा में नीलाम कर दिया। उसके बाद उन्हीं भैंसों के हुकूक पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि इनसे 6 नहीं 12 लीटर दूध निकल सकता है। और उन्होंने जिस हिसाब से, जिस कॉन्फिडेंस से यह बात कही है, उससे लगता है कि एक्सपीरियंस के साथ है। अब उन्हीं के वजीर फवाद चौधरी साहब, ये देखिए कितना परेशान खड़े हैं। ये जनाब ये सोच रहे हैं कि भैंस ने इस दीवार पे चढ़कर गोबर किया कैसे। तो कहना ये था, अर्ज ये करनी थी आपसे, जान की अमान पाऊं तो ये अर्ज करना चाहूंगा जनाब कि आप अपना इंतखाबी निशान बल्ले से हटाकर भैंस ही क्यों नहीं रखते। इससे 2 फायदे होंगे, एक आपको बल्ले को डिफेंड नहीं करना पड़ेगा और दूसरा यह है कि जो उस बल्ले को कैरी करके पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शायद उनकी कारकर्दगी में इजाफा हो जाए। प्लीज इस पर जरा गौर कीजिए, भैंस से इतना लगाव समझ तो गया होगा। और नाजरीन, फयाजुल हसन चौहान की वकला के हाथों पिटाई के बाद उन्होंने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये नून लीग के कारिंदे थे। अच्छा, पीटीआई का अब ये एक फॉर्मेशन बन चुकी है पीटीआई की कि कुछ भी हो जाए इल्ज़ाम नून लीग पे ही लगाना है हर चीज़ का। उनका बस नहीं चला, वरना अमेरिका में हुए 9/11 ट्विन टावर के ब्लास्ट का इल्ज़ाम भी नून लीग पर ही लगा दिया जाता, इराक के अंदर हुई वॉर का इल्ज़ाम भी नून लीग पर ही लगा दिया जाता, हत्ता कि टाइटैनिक डूबने की वजह भी नून लीग को ही बताया जाता। और यहाँ तक कि पेंटर भी मियाँ साहब में से ही कोई एक होता है, तो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब, उनका बस नहीं चलता, वरना वो ये कुछ भी कर सकते थे। लेकिन फिलहाल अभी तक उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। समझ तो गया होगा। शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। जी हां, क्योंकि ये मिसाल ठीक बैठती है इमरान खान साहब के ऊपर, जो कि हमारे वजीर आजम भी हैं। वजीर आजम साहब ने स्टेज पर चढ़कर बिलावल भुट्टो का तमस्खर बनाया, उनके बयान को मजाक का निशाना बनाया और आइंस्टाइन से कहा कि अपनी कब्र में तड़पो, जबकि वो खुद भूल गए कि उन्होंने क्या क्या कहा था। उन्हें याद दिलाया एक इतर वाले ने, जी हां, एक इतर फरोश ने। सईद गनी क्या कहता है उनके बारे में, सुनिए। और अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ज़्यादा पानी होता है, और मैं समझता हूँ कि ये बात 100% दुरुस्त है और बच्चे को पता है, सबको पता है। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता कि जापान और जर्मनी की सरहदें जो हैं वो मिली हुई हैं। ये बात किसी समझदार आदमी को नहीं पता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है वो तारीख़ में नहीं मिलता है। और ये भी शायद किसी को नहीं पता कि पाकिस्तान के 12 मौसम होते हैं। ये भी किसी को नहीं पता कि पाम आइल से जो है ना बिजली पैदा होती है। ये भी किसी को नहीं पता कि चीन ने रोशनी की रफ्तार से चलने वाली जो ट्रेन है वो बना ली है। अब जो आदमी खुद इतनी बड़ी बड़ी भोंगियाँ मारता हो, वो आदमी अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर तंज करे, और मैं तो वज़ीर आज़म साहब को गुजारिश करूँगा अगर थोड़ी सी हिम्मत है तो कहीं टाकरा कर लें, बैठ के लाइव करा लें, जेब में बिलावल साहब भी हों और एक तरफ इमरान खान हो, तो उनको पता चल जाएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या हैं और इमरान खान क्या हैं। और मैं दावे से कहता हूँ कि 5 मिनट में वज़ीर आज़म साहब भागना है स्टेज छोड़ के, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अब माफ कीजिएगा, ये इतर वाले सईद गनी नहीं थे, ये पीपल्स पार्टी के सईद गनी थे। वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, पर बात इन्होंने बता दी है। तो इमरान खान साहब, क्या आप तैयार हैं मुनाजरे के लिए, या आप अपनी जगह शेख रशीद को भेजकर जीत पसंद करेंगे? तो शेख साहब पहुंच गए तो जाहिर सी बात है, फिर किसने भागना है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, वजीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब की मुश्किलात की अहम वजह हमारे सामने आ गई है, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे शख्स हैं। तो पहले असेसमेंट लगा लेते हैं कि खसारे की वजह क्या है और इसमें अगर फ़ायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, तो उसके रीजंस क्या क्या हैं। उनके असेसमेंट के हिसाब से पाकिस्तान की इस वक्त कुल आबादी 22 करोड़ है,
जिसमें मियां बीवी के दरमियान मिसाली अंडरस्टैंडिंग की वजह से खुशी खुशी में 2-3 बच्चे हो जाते हैं, और अगर उनमें झगड़ा हो जाए तो गुस्से गुस्से में 5-6 बच्चे हो जाते हैं, जिसकी वजह से असद उमर साहब परेशान हैं कि अब इनमें लड़ाई कराई जाए या इनमें सुलह कराई जाए। इसी बहस के ऊपर वो जल्द वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ मिल बैठेंगे और एक पॉलिसी तैयार करेंगे। लेकिन हम लेंगे प्रोग्राम में एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। वज़ारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कुछ रोज कबल मैंने शहरियार आफरीदी साहब को चंद सवालात भेजे, उनके जवाब का मैं अभी तक मुंतजिर हूं। सवालात कुछ यूं थे: BRT मंसूबा कब तक बन जाएगा? डॉलर 100 रुपए से नीचे कब तक आ जाएगा? करोड़ नौकरियां लोगों को कब तक मिलना शुरू हो जाएंगी? अब इस बात को तकरीबन 1 महीना हो गया है, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। ना ही मैंने उन्हें टीवी पे किसी मीडिया टॉक में देखा है। मैं डर रहा हूं, मैं खौफजदा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने जान अल्लाह को दे दी। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जब नया पाकिस्तान बिल्कुल पन्नी पैक, डब्बा पैक हुआ करता था, तब इमरान खान साहब कहा करते थे कि चोर को चोर ना बोलें तो क्या बोलें। लेकिन अब जब पाकिस्तान की पन्नी खुल गई है, नए पाकिस्तान की डब्बा भी जो है वो खुल चुका है, और डब्बा पता नहीं कहाँ गुम भी हो गया है, एसेसरीज भी नहीं मिल रही हैं, तब पाकिस्तान में चोर को चोर नहीं कहा जाता, उसे बीमार कहा जाता है, उसे बीमार का भाई कहा जाता है, उसे बीमार के तीमारदार कहा जाता है, और ये सब कह करके उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी जाती है। भाई, चोरों को बकौल आपके, हम नहीं कह रहे चोर, बकौल आपके चोरों को इतनी आजादी तो उस वक्त भी नहीं थी जब वो चोर खुद हुक्मरान थे, जितनी आपके दौर में मिल गई है। क्या रहम दिल, इतना रहम दिल वज़ीर-ए-आज़म हमें मिला है, क्या करे। समझ तो गया होगा। नाजरीन, कराची में 2 ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। एक तो MQM और दूसरी कराची का मौसम। जी हाँ, जिस तरह से MQM के मौसम बदलते रहते हैं, उसी तरह से कराची के मौसम भी बदलते रहते हैं, और बड़े ही अजीबो गरीब से मौसम है। दिन में जो ठेले वाला गोला गंडा बेच रहा है, रात में वो उसी ठेले के ऊपर कौन सूप बेचते हुए भी नजर आता है। क्या ये खुला तजाद नहीं? क्या ये मौसम को दीवार से नहीं लगाया जा रहा? समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, बात कर लेते हैं भारत की, और मोदी सरकार के मुंह पर एक और तमाचा चिस्पा कर दिया गया है। वहां की एक निडर एक्टिविस्ट ज्योति यादव की जानिब से, वो किसी गांव में मौजूद है जहां पर कोई फैसिलिटी, ऐसी कोई खास फैसिलिटी मौजूद नहीं है जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल है। आइए दिखाते हैं उन्होंने अपने वीडियो में क्या कहा है। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया था कि अब देश में कोई बाहर शौचालय के लिए जा ही नहीं रहा है। लेकिन मैं इस आदिवासी इलाके में हूँ, और ये गांव भंडरा टोला है। मुझे खुद बाथरूम के लिए कोई शौचालय नहीं मिल रहा है। गांव के सरपंच के घर भी नहीं है। सोचिए कि सरपंच जो है वो तो गांव का एक मुखिया है, और उसके घर, जिसका काम ये सारी योजनाएं लाना, शौचालय बनवाना, जिसका खुद का काम है, उसके घर भी शौचालय नहीं है। उसके घर भी बच्चियां जो है बाहर जा रही हैं। और बाथरूम के लिए अब मैं आपको फोटोज दिखाऊंगी बाथरूम कैसे हैं। 4 जगह खंबे गाड़े हुए हैं, और उन खंबों पर कपड़े लपेट दिए हैं, वही बाथरूम है। रोज खबर आती है कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, ये हुआ, लेकिन उनके लिए बेसिक सुविधाएं नहीं है इधर। ना शौचालय है, ना बाथरूम है, खाने के नाम पर ना पूरा न्यूट्रिशन वाला फूड है। सुबह शाम सब्जी दाल खा लिया, भात खा लिया, कोई दूध दही घी नहीं, कोई उनके पास खाने का ना समाधान है, कुछ नहीं है। और हम डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं, चांद पे भी जा रहे हैं। बाथरूम नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ पे। अच्छा, अब पता चला कि इंडिया मार्स पे जाने के लिए इतना बेचैन क्यों है, क्योंकि ना वहाँ पानी और ना वहाँ टॉयलेट बनाना पड़ेगा। सिंपल, इंडिया को चिढ़ आती है टॉयलेट बनाने से, पता नहीं क्यों। मसला क्या है यार आखिर? मिट्टू, तुम्हें क्या लगता है? तुम तो कहीं भी कर देते हो, तुम भी इंडिया चले जाओ। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक तब्दीली के MPA ने बयान दिया है
कि अनकरीब मरियम सफदर साहिबा वफाकी काबीना के सामने ये अर्जी करने वाली हैं कि वो वोट को इज्जत दिलाने के लिए ई फॉर इंग्लैंड जाएंगी, लंदन गाएंगी, लंदन में जाके अब्बा से मिलके भाई को इंडिया ले जाएंगी। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा है कि वो माफ़ी मांगेंगी और बाहर जाने की दरख्वास्त भी देंगी। तो मैं ये कहूँगा कि इसको तो चुल्लू भर पानी में डूबना कहते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये वो वाला जुमला है। अगर वो कहती हैं तो प्लीज़ पर्सनली मत लीजिएगा, क्योंकि अगर वफाकी काबीना से आपने पूछा तो चुल्लू भर पानी में डूबना होगा, लेकिन अगर वफाकी काबीना ने आपको बाहर जाने की इजाजत दे दी फिर तो बाल्टी मंगानी पड़ेगी डूबने के लिए वफाकी काबीना के वास्ते। और मैं तो कहता हूँ ड्रम मंगाना पड़ेगा फैसल वाडवा साहब के वास्ते, उन्होंने तो लिख के दिया था नहीं जाएंगे। और टैंकर मंगाना पड़ेगा शेख रशीद साहब के वास्ते, और इमरान खान के लिए तो हब डैम। नाजरीन, बात करते हैं पुराने जमाने की, ज्यादा पुराना नहीं। ये जमाना वो है जब चांद पे परियां रहती थीं और लड़कियों के लिए, दुल्हनों के लिए घोड़े पर सवार होकर एक शहजादा आया करता था उन्हें अपने साथ ले जाने, उन्हें ब्याने के लिए। उनके सपनों का शहजादा हुआ करता था, वो घोड़े पर बारात लेकर आता था और क्या शान से आता था। मगर जमाना अब बदल गया। अब नया जमाना जो आया है उसमें BMW में अगर गधा भी बैठा हो तो काम चल जाता है, घोड़े की जरूरत है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। आज पहली मर्तबा शेख रशीद साहब और बिलावल भुट्टो एक ही कन्वर्सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करेंगे। सबसे पहले शेख रशीद साहब से बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे मिजाज हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या तासुरात हैं आसिफ जरदारी साहब की रिहाई के बाद? देखिए जी फहीम साहब, मैं सबसे पहले बिलावल को मुबारकबाद दूंगा। अब तो अब्बा जी की जमानत भी हो गई है और शब के जागे हुए तारों को भी नींद आने लगी। आपके आने की एक आस थी, वो जाने लगी। और जी अब आए ना कभी, आप मेहमान नवाजी का मौका दें हमें लाल हवेली पे। अरे शेख साहब, आप क्यों हमेशा लाल हवेली को इन्वॉल्व कर लेते हैं? प्लीज आप मुबारकबाद को मुबारकबाद तक रखें, बस काफी है। क्यों बिलावल साहब? रशीद अंकल, आप अपनी हद में रहें। अगर किसी आदमी की वजह से कोई औरत हवेली वाली गली से गुजरना छोड़ दे, उस मर्द को क्या कहते हैं ये तो बताओ। शेख साहब, बात तो सही बोली है इन्होंने। आप क्या कहते हैं उस मर्द को बताएं। आप अगर कोई ऐसा माहौल हो जाए तो? देखिए जी, उस मर्द को मामा ठाकुर कहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब दिन जले की गर्लफ्रेंड को टॉन्ट किया गया था तो वो यही कहते थे, मामा ठाकुर के हवेली पे आ जाना, हवेली पे आ जाना। उस मर्द को मामा ठाकुर कहते हैं जी। मैंने किसी मामे चाचे की बात नहीं करे हैं। मैं इतना जानते हूँ कि शेख रशीद साहिब, आप हमें टॉन्ट करना बंद कर दे, नहीं तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बिल्कुल शेख साहब, आप प्लीज टॉन्टिंग बंद कर दीजिए वरना ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। वार्निंग आ गई आप। देखिए जी फहीम साहब, इस पे तो मैं अमीर खुसरो का एक कलाम, एक रुबाई पढ़ना चाहूंगा अगर इजाजत हो तो। अर्ज किया है, बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दो, और बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं। सर ये मतलब क्या होगी सर? ये शरद पार के गाने आप गा रहे हैं और कह रहे हैं अमीर खुसरो की रुबाई है, ऐसे ना करें प्लीज। आप कोई कंस्ट्रक्टिव बात करना चाहते हैं तो वो कीजिए, वरना फिर मैं कॉल जो है वो अभी डिस्कनेक्ट करने लगा हूं। प्लीज आप दोनों को लास्ट मौका दिया जा रहा है, अगर कोई भी बात एक दूसरे करनी है तो अभी कर लीजिए। शेख साहब, देखिए जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मेरे नैना हर पल मेरे बिल्लो को, जब मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, और जब आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। ऐसे मैं प्यार कहूं, पागलपन या मेरे दिल की धड़कन,
मेरे लिए एक ही बात है, मैं जिंदगी भर तुम्हें चाहूंगा, मरते दम तक तुम्हें चाहूंगा, और उसके बाद भी फहीम साहब आपसे गुजारिश है इसके ऊपर वो वाला म्यूजिक लगा दीजिएगा। जी जी बिल्कुल शेख साहब, क्यों नहीं, जरूर 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 सर। आप थैंक यू, आप हमारे साथ थे। बिलाल साहब आपके लास्ट रिमार्क्स, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। कुछ कहना चाहेंगे आप? कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचते हो क्यों ना चुप रहूं। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को गंदे लगते हैं। आरज़ू ये होती है उन्हें शेखू कह सकूं। That would be all. Thank you so much. जी जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, शेख साहब, अपना दोनों ख्याल रखिएगा अलग अलग। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जिस तरह अजीम लोगों को हस्ती कहते हैं, उसी तरह गश्त करने वालों को गालिबन छोड़ें क्या कहते हैं हमें नहीं पता। अभी हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम में आपको एक जुगलबंदी दिखाएंगे और क्या खूब एक दूसरे को लाजवाब करते हुए सियासतदान आपको नजर आएंगे। और बातें ऐसी कि एक बंदे की बात सुनने तो आपका दिल करे आंखें बंद करके वोट इसे ही देना है, पर इक्तिदार में आने के बाद उन बातों को भी पर लग जाते हैं। आइए देखिए हमारे सेगमेंट फिसल गया होगा। मोहम्मद नवाज शरीफ एहतसाब से भाग रहे हैं। ये इस गरीब कौम को लूट रहे हैं। नियाजी है, ये हर वक्त झूठ बोलता रहता है। इमरान खान का भी वही केस है जो नवाज शरीफ का। वो इमरान खान, नवाज शरीफ लीडर हैं, झूठ बोलता है। खा के इनका पेट ही नहीं भरता। और ये सुनते जाइए, बड़ा मजेदार और दिलचस्प मरला है। इतने कुर्बानी दिए हैं, तो बाप की पैदावार हो। मैं तो स्टपनी को तेरे तो पेपर ही नहीं है। हमें नहीं पता ये किधर जा रहा है पैसा। मैंने चोरी किया टैक्स की। आपको जवाब देना पड़ता है। आए अब मर्द बने। और आपको क्या है? मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। ये पैसा है इस कौम का। इस कौम को तुम्हारे बेवकूफ बनाने के दिन अब खत्म हो गए हैं। आपने करप्शन से पैसा बनाया है। तुम्हारा एक एक झूठ हम साबित करेंगे इंशाल्लाह ताला। 30 साल से आप बच रहे हैं। तुम सर झुकाओ शर्म से और माफी मांगो कौम से। जनाब मुगले आजम साहब क्या कहते हैं? क्यों निकाला। ये कौन सा तरीका है? 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। वेरी नाइस। ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? वो मिठाई क्यों बांटी है? कल पूछो तो सही। इनकी बात गलत थी क्यों? सच सुनने के लिए हौसला भी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह जी नाजरीन, तो ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाजत लेने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि कल मेरी उस्मान बुज़दार साहब से बात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह थी उस्मान बुज़दार साहब कि आपको वज़ीर आला पंजाब लगाया गया। उन्होंने, वैसे तो वो कम बोलते हैं, मुझे लगा शायद इसका जवाब ही नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि इमरान खान साहब का विजन था कि तमाम सूबों को पंजाब के बराबर कर दिया जाए। थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मुझे वज़ीर आला लगा दिया गया। अब पंजाब तमाम सूबों के बराबर। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। समझ तो गया होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।